आर द टॉपिक ऑफ टुडे। नंबर पहली बात है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? तो आप सब लोग ठीक हो, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। तो उसके बाद हम कहते हैं कि व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी, की बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दो चीजें हैं। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो दो आयन से एक दूसरे को खींचते हैं और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी नहीं, उसको हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कि भाई दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें, मिक्स करें, तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि देखिए, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये एक दूसरे के नजदीक आए, इनके दरमियान बॉन्ड बना। अब बॉन्ड बना तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें, 1s ऑर्बिटल इसकी, 1s ऑर्बिटल इसकी, ये इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। नाउ दिस इज द प्लेस वेयर जो आपका शेयर्ड पेयर है वो इसके दरमियान है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर है, रिकॉर्डिंग आने बेटा, नेट इशू तो नहीं है पर वो था इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो रिजॉल्व हो सका और रिकॉर्डिंग इज ऑन, ठीक है। चलिए, तो भाई इन दोनों के न्यूक्लियस जो है ये शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर में दो नेगेटिव चार्जेस, उसके बाहर दो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इनके दरमियान क्या होगी, इनके दरमियान होगी अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन से क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उड़नछू हो जाएगी, लॉस होगी। कितनी एनर्जी लॉस होती है उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो जब व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड बनेगा, यानी ऐसा नहीं है कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो और एनर्जी रिलीज हो जाए, तो वो भी होगी, पर जो वैल्यूज लिखे हुए हैं कि भाई जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है तो 436 किलोजूल पर मोल जो एनर्जी रिलीज होती है वो 1 मोल बॉन्ड बनने पे होती है। 2 मोल एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, 1 मोल बॉन्ड बनेगा, वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी को आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर पहली बात ये कि जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑपरेट होगी, रिपल्सिव फोर्स भी ऑपरेट होगी, पर जब बॉन्ड बनेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, किससे, रिपल्सिव फोर्स से। अगेन वी नो दैट जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी रिपल्सिव फोर्स से तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब कितनी कम होगी उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी जो है उसकी पहली डेफिनेशन ये होगी, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी को आप दो तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड, कि जब 1 मोल बॉन्ड यानी 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो उन बॉन्ड बनने से जो एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है वो कितनी होती है, उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक, कि जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगी, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन ये है कि जितनी एनर्जी निकल गई है, कितनी निकली भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू -436, यानी सिस्टम कितनी कम हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, अगर हम इसको 4 प्लस ऐड करते हैं, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं जितनी निकल गई थी, तो जो निकल गई वो भी बॉन्ड एनर्जी है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कितनी चाहिए, जितनी निकल गई थी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, हमें वापस 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे, हमें वापस 2 हाइड्रोजन एटम, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -436, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +436, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा
जब बॉन्ड बनेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ आ रही हैं कि पहली डेफिनेशन ये है कि बॉन्ड जब बना तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, उसको भी आप बॉन्ड एनर्जी कहोगे। अब जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी एग्जैक्टली हम देंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको भी आप बॉन्ड एनर्जी कहोगे। पर फर्क होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडो। तो फॉर्मेशन जो है वो एक्सो होता है और जो ब्रेकिंग है वो एंडो होता है। तो आप दूसरी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यहां पे एनर्जी रिलीज हुई थी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अब हमें ये 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो ब्रेक करेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी देनी पड़ेगी, तभी एटम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इसको भी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल ऑफ बॉन्ड आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनटू 2 आइसोलेटेड एटम्स। कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड था, आइसोलेटेड एटम में बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। और देखें, बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, पर मैग्नीट्यूड वही होगा। ठीक है, फिर एक बात और जो है आप बुक में देखेंगे तो आपको दिखाई देगी, वो ये है कि भाई जो हम एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ ब्रेकिंग एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। क्या इजीली डिटरमिन कर सकते हैं एक्यूरेटली, यानी सही क्या मालूम कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बुक में लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो जरूर आपको पता होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है हम एक्यूरेटली जो है वो मालूम कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उसका रीजन है, सिंपल सी बात है कि जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, तो भाई एक दो ही हाइड्रोजन एटम तो नहीं होंगे, वहां पे तो बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, तो कुछ हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक्यूरेटली उतनी नहीं होगी जितनी कि बॉन्ड में बनेगी, क्योंकि उसी सिस्टम में, उसी रिएक्शन कंटेनर में काफी सारे दूसरे हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, तो कुछ एनर्जी वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली भाई सिस्टम की कोई वाल्स वगैरह से एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो गई तो हमें वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल बन गया है तो हम आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के जाके जैसे ही एनर्जी देंगे, अब हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट है कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसको कितनी एनर्जी देने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा। तो क्या एग्जैक्टली पता किससे चलता है, बॉन्ड ब्रेकिंग से कि बॉन्ड फॉर्मेशन से, बॉन्ड ब्रेकिंग से। ठीक है, यानी तो इधर वापस आते हैं। तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड आर टू अपोजिट प्रोसेस। बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड तोड़ना पड़ता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो दो अपोजिट प्रोसेस हैं, बोथ एसोसिएटेड विथ एनर्जी चेंज, के दोनों के लिए हमें एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी या चेंज होती है। ठीक है, अब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड। कितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, रिमेंबर एंडोथर्मिक, फॉर्मेशन के लिए एक्सोथर्मिक, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे हमने हाइड्रोजन में देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने से 436 एनर्जी रिलीज होती है, 436 देनी पड़ती है अगर ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अल्टरनेटिवली द बॉन्ड एनर्जी माइट बी टेकन एज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड फ्रॉम इट्स फ्री एटम्स, के फ्री एटम्स आपस में कंबाइन हुए, कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको भी आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो। It is important to note that measure of energy in bond dissociation is more accurate। वही बात आ रही है कि भाई आप हाइड्रोजन ये आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, आप यहां से क्या होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू -436 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या रिलीज हुई, आप इसको भी बॉन्ड एनर्जी मालूम कर कह सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हमने इधर क्या किया कि बॉन्ड को तोड़ा, डिसोसिएशन एनर्जी दी, तो 2 हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड हो गए, इसको भी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है, पर ये क्या कह रहा है,
it is important to note that measure of energy in bond dissociation is more accurate क्योंकि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया अभी, ठीक है। अब हम जाके उसको एनर्जी देंगे, हमें पता चलेगा कि हमने जो कैलकुलेटेड वेट लिया था उसमें हमने कितनी एनर्जी इनपुट की है। अब जब बॉन्ड बन रहा होता है वहां पे बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो कुछ हाइड्रोजन एटम वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर इट्स एक्साइटेशन, तो एग्जैक्ट एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी। पर जब आप एनर्जी खुद दे रहे हो तो आपको पता है कि एनर्जी हम कितनी दे रहे हैं, तो वहां से डिसोसिएशन एनर्जी एक्यूरेटली पता चलेगी, ठीक है बेटा। 10 बॉन्ड एनर्जी इज जनरली कंसीडर्ड एज, इस वजह से जनरली हम बॉन्ड एनर्जी को जब डिफाइन करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, हम ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, यानी जनरल डेफिनेशन हम ब्रेकिंग की कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा। written in term of positive sign, since chemical reaction takes place at constant pressure, तो हम एंथैल्पी चेंज लेते हैं। अब हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उसको आप एंथैल्पी कहते हो। तो हम क्या करेंगे, ये बुक कह रहा है कि सिंस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर रख के जो है ये मेजर करते हैं, द टर्म एंथैल्पी इज ऑफन यूज, कि हम एंथैल्पी यूज करते हैं, और एनर्जी रिक्वायर्ड जो है उसका यूनिट हम किलो जोल पर मोल यूज करेंगे, किलो जोल पर मोल यूज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत बेटा? इसमें जो 2-3 बातें हैं कि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, उसमें एक्यूरेट क्या होगी, उसके बाद जनरली ब्रेकिंग होगी, एक्सप्लेन करेंगे बॉन्ड एनर्जी को, या आप जो है फॉर्मेशन करेंगे, इसमें कोई इशू? क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके। एंथैल्पी का मतलब होता है कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी रिएक्शन में देखें, रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि भाई रिएक्टेंट, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग इज व्हाट, एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच कितनी एनर्जी चाहिए, 495, ठीक है। फॉर द सेम रीजन दो ऑक्सीजन मिलते हैं तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो सिंपली हम बात करें कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, इसको एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये आप पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातें पूछते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आपने 9th 10th या फर्स्ट ईयर पढ़ा ही नहीं है कभी। चलें इसको भी, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा वो उसकी बॉन्ड एनर्जी से पता चलेगा, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रिएक्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, रिएक्टिविटी के। यानी अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी और रिएक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, कंपेरिजन। बॉन्ड एनर्जी इज वेरी यूजफुल टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, हेंस help in understanding chemical reactivity, bond energy and strength of bond can be predicted from the molecular polarity। तो बॉन्ड जितना मजबूत होगा, जितना केमिकल बॉन्ड मजबूत होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। बॉन्ड कमजोर होगा, वीक होगा, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। अब पहला फैक्टर है पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए अगर आप किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर से कंपेयर करेंगे तो पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस होती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए HCl है, क्लोरीन है। HCl में क्या इशू है, HCl में सीन ये है कि हाइड्रोजन उसके साथ क्लोरीन, और क्लोरीन में क्या इशू है कि दोनों क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ओनली बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम, इनके ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो स्पेस, यानी इन पे चार्ज ना होने की वजह से इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, पर हाँ इंटरेक्शन है
बांड बना है, तो बांड बना है तो ये जो ओवरलैप रीजन है, जो शेयर्ड पेयर है, इनको दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ यहां से एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। अब अगर बांड दो डिफरेंट एटम्स में बनता है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट है, से आपके पास HCl है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो पेयर होगा, क्योंकि साइज में डिफरेंट है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये पेयर स्लाइटली किधर होगा, टूवर्ड्स क्लोरीन होगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन पे लगेगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे लगेगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इसमें दो टाइप की अट्रैक्टिव फोर्सेज हो गई, एक तो शेयर्ड पेयर और न्यूक्लियाई नेचुरल अट्रैक्टिव फोर्स है, फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा कि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कराएगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब जितनी ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, उतना एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जनरली क्या होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए कि नॉन पोलर की, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, पोलर की कि नॉन पोलर की, पोलर की ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखें कि HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है 431 और क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है 242, यानी ये पूरा आधा वैल्यू क्यों है, क्योंकि इसमें दो किस्म की चार्जेस है, एक शेयर्ड पेयर को दोनों न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां से एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है बेटा। इसको सेव करते हैं, कोई इश्यू इसमें, कोई प्रॉब्लम बेटा, इन दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नो, ओके बेटा। तो पोलर और नॉन पोलर की कंपैरिजन में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, पोलर की होगी, ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरा फैक्टर क्या, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब देखें जितना बॉन्डेड एटम्स छोटे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंपैरिजन है, तो सिंपल से देखें, दो हाइड्रोजन एटम छोटे छोटे हैं, दो क्लोरीन एटम बड़े बड़े हैं। तो अब है क्या सीन ये है कि व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, कि भाई ये जो न्यूक्लियस है दोनों बॉन्डेड एटम्स का, शेयर्ड पेयर से नजदीक कितना है, ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है शेयर्ड पेयर से नजदीक कितना है। तो जितना एटम छोटा होगा, तो जो शेयर्ड पेयर है या जो ओवरलैप रीजन है वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स कहां ज्यादा होगी, छोटे एटम में कि बड़े एटम में, छोटे एटम में ज्यादा होगी कि बड़े में होगी, छोटे एटम में जो आपका न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर के नजदीक होगा, तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसमें क्या होगा कि कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो भाई साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी है, तो जितनी साइज बड़ी होगी उतना आपका शेयर्ड पेयर न्यूक्लियस से दूर होगा, और जितना दूर होगा उतना आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होगी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कम होगी, तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यानी इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी क्लोरीन से। अगर आप हेलोजेंस में कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए किससे, आयोडीन से, ठीक है। पर एक चीज बताता चलूं, फ्लोरीन की इधर आएगी और क्लोरीन की इधर आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब हमने वेस्पर में पढ़ा था कि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो फ्लोरीन एक छोटा एटम है, तो इसके पास जो 3, ये फ्लोरीन एटम है, ठीक है, इसके पास जो ये 3 लोन पेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फ्लोरीन दूसरा, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर, ये इसका लोन। अब ये लोन पेयर को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी होने की वजह से इसके जो लोन पेयर हैं वो दूसरे नजदीक होंगे। यही फैक्टर आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में दिखाई देगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसकी एनर्जी 614 है, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है, 614, इसकी एनर्जी जो है 495 है, ठीक है। अब इसकी कम क्यों है, हालांकि साइज ऑक्सीजन की छोटी है, साइज किसकी छोटी है, ऑक्सीजन की। एक सेकेंड बेटा,
ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है कि फ्लोरीन की क्यों ज्यादा होगी क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं इसकी छोटी साइज की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसको भी सेव करते हैं। सेकंड फैक्टर था, तो पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर ये था कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करी थी, पोलैरिटी पे। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर साइज का था। तीसरा फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी का, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड पे क्या होगा कि देखिए सिंगल बॉन्ड है तो 348 एनर्जी चाहिए, डबल बॉन्ड है तो इतनी चाहिए। ठीक है, तो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे, देखिए सिंगल बॉन्ड में आपको एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड में आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है जो कि सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड में क्या चीज है कि एक सिग्मा है एंड एक पाई बॉन्ड है। तो ट्रिपल में क्या है कि एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, तो जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स न्यूक्लियस के दरमियान ज्यादा आएंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। ठीक है, तो मल्टीपलिटी बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। यानी जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाए, बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे आप देखें। अच्छा, दूसरी बात जो नोट करने वाली है कि ये ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिंगल बॉन्ड से डबल एनर्जी चाहिए, कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सिंगल बॉन्ड से डबल एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा जरूर चाहिए, क्योंकि अच्छा डबल क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड में दोनों सिग्मा बॉन्ड तो है नहीं, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रांग बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो इसलिए ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है किसकी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, इट इज नॉट इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है, एक पाई बॉन्ड है जो कि वीक है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रिपल, फॉर द सेम रीजन, ट्रिपल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड से थ्राइस नहीं होगी, ट्रिपल नहीं होगी। हाँ, उससे ज्यादा जरूर होगी, डबल से भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम? पहले जो वीक होगा पाई बॉन्ड, पहले जो बेटा पाई बॉन्ड टूटेगा जो वीक होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई, अब ये कुछ बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक है, उनकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, एक नजर देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की छोटी साइज की वजह से 436, क्लोरीन की बड़ी साइज की वजह से 342, कार्बन हाइड्रोजन 413। अब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कार्बन कार्बन से ज्यादा, क्योंकि ये दोनों कार्बन बड़े थे, ये दोनों कार्बन बड़े थे। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन छोटा है तो छोटी वजह से ये हो गया HCl। ठीक है, HCl जो है पोलर बॉन्ड है तो इसकी 431, हाइड्रोजन फ्लोराइड की 560 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 460। अब देखें ये जो पोलैरिटी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस वाइल मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन बढ़ रहा है, तो आप देखें कि बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड देखें, डबल बॉन्ड आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन का देखें जरा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड 614, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड 495। क्यों? अगेन लोन पेयर वाली बात। तो ऑक्सीजन के पास क्या चीज है, 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इवन दो कार्बन से ऑक्सीजन की साइज छोटी है, पर क्या चीज है, पर इसके लोन पेयर रिपेल करेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा क्यों है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा क्यों है, कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है। अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.10 एंगस्ट्रॉम। तो साइज छोटी होने की वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है ना, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ ये है कि भाई 2 एटम्स आए आपस में, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, मान लें कि 2 हाइड्रोजन एटम है,
इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हो गया दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हो गई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह लें या इलेक्ट्रॉन पेयर कह लें, ठीक है। अब यहां से लेके इसकी मिड पॉइंट से लेके इसकी मिड पॉइंट तक, यानी डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान मुफासला कितना है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, तो क्या चीज है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, या इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। यानी इनके दरमियान क्या चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है जैसे बनेगा तो आपस में एटम्स जो है टाइटली बाउंडेड हैं। अब एटम्स में क्या नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी के 3 टाइप्स हैं, आपको पता है कौन कौन सी भाई, ट्रांसलेशनल हो गई, ट्रांसलेशनल के बाद कौन सी हो गई, रोटेशनल हो गई, उसके बाद वाइब्रेशनल हो गई। तो मुझे बताएं जब बॉन्ड बन जाएगा तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी इस बॉन्डेड एटम में पाई जाएगी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी इस बॉन्डेड एटम में पाई जाएगी, या है होगी भी सही कि नहीं होगी। देखिए रोटेशनल नहीं होगी, ट्रांसलेशनल में होगी, पर वाइब्रेशनल होगी। वाइब्रेशनल होगी यानी टू एंड फ्रो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा। तो ये जो हम बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, क्या ये हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा ड्यू टू वाइब्रेशनल फोर्स, या एक्यूरेट नहीं मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल मिलेगा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो बॉन्ड लेंथ बुक में पब्लिश की गई होती है वो एवरेज वैल्यू होता है, वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू। यानी हमने एक छोटा से छोटा डिस्टेंस क्या मिला, बड़े से बड़ा डिस्टेंस क्या मिला, या 8-10 वैल्यूज ले लिए, छोटे से छोटा भी लिया, उससे छोटा भी लिया, या उससे बड़े से बड़ा भी लिया, फिर दरमियान वाले वैल्यूज लिए, उनकी एवरेज निकाल ली, तो हमें बॉन्ड एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी एक एवरेज वैल्यू होता है, ये फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, ठीक है। बुक में एवरेज वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, तो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे, जितने बॉन्ड क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ, और इसको हम क्या कह रहे हैं, बॉन्ड डिस्टेंस कह रहे हैं, बॉन्ड डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस में क्या हो रहा है कि भाई अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हर फैक्टर अपनी जगह एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इसकी होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, की होगी 1.20 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.10 एंगस्ट्रॉम। And one thing you should keep in your mind that bond length is inversely proportional to bond energy, ठीक है। तो अगर बॉन्ड एनर्जीज की बात करें तो बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी बॉन्ड एनर्जी कम हो रही है, सॉरी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। 348, 614, 800 एंड कितना है यार, कितना था, 800 एंड आई थिंक 41 है, 31 है, 39 है, 839 है आई थिंक, ठीक है। इसकी कितनी है, 941, इसी तरह से, ठीक है। इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत बेटा, इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई परेशानी, ओके। ताकि जो चल रहा है ना उसको देखा करें बेटा, जो नहीं चल रहा है उसकी मुझसे ना पूछे ना, होगा क्यों नहीं होगा। ये देखिए जरा प्रूफ के तौर पे कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है बेटा। चलिए इसको अब हटा के हम आखिरी टॉपिक कहते हैं, दैट इज डायपोल मोमेंट। दैट इज व्हाट, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है, यानी कैरेक्टर आप डायपोल मोमेंट से मालूम करते हो। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट, इसको बस मैं आखिर में आपको 10-15 मिनट में करवा के उसके बाद आपका बायो का क्लास होगा, ठीक है बेटा। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं।
डायपोल मोमेंट। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दो चीजें होनी चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये पोलर मॉलिक्यूल में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन opposite charges is called dipole moment। डायपोल मोमेंट कहेंगे, यानी हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, इसको म्यू से जाहिर करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। उसके बाद डायपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, डायपोल मोमेंट बराबर होगा आपके किसके, E इंटू डी, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का फुल फॉर्म क्या होगा, डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखें इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, कूलम का यूनिट है, चार्ज का यूनिट सॉरी कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलम मीटर होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर होगा, ठीक है। पर हम इसको दूसरे यूनिट क्या है, डेबाय, जनरली इसको डेबाय में एक्सप्रेस करते हैं। 1 डेबाय इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर। अगर इसको आप 1 डेबाय ESU में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डेबाय इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू पावर -18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इंटू CM कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका जो वैल्यू होगा 1 डेबाय का वो 1 इंटू 10 टू पावर -18 होगा, और डेबाय में इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब ये है क्या, इससे हमें पता क्या चलता है डायपोल मोमेंट से, तो डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट इज measure of polarity or ionic character in a molecule, polarity or ionic character in a covalent compound, in a, या मॉलिक्यूल कह लें, मॉलिक्यूल खुद ही एक कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है, मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर कितना है, जितना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो म्यू जो है डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इसी को नजर रखते हुए आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए किससे, HCl से, HCl का ज्यादा होना चाहिए किससे, HBr से, HBr का ज्यादा होना चाहिए किससे, HI से। और द सेम रीजन हाइड्रोजन क्लोराइड का ज्यादा होना चाहिए किससे, वाटर से, वाटर का ज्यादा होना चाहिए किससे, अमोनिया से, ठीक है। और ये देखना पड़ेगा इसमें एक बॉन्ड है, इसमें दो हैं, तो मे बी इसका 1.86 है, इसका देखते हैं गिवन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करवाता है, ठीक है। ये टेबल है, इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यूज जो है वो डेबाई में दिए गए हैं, ठीक है। तो वाटर का जो है 1.85 है, अमोनिया का 1.48। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस का फर्क है कि हाइड्रोजन 2.1, ऑक्सीजन 3.5 और नाइट्रोजन 3.0 और हाइड्रोजन 2.1। तो जितना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब HCl में 3.0 एंड 2.1, फिर ये 1.0 क्यों है, ठीक है, इसका 1.49 है। इसमें देखिए 3 पोलर बॉन्ड है, अमोनिया में 3 पोलर बॉन्ड है, HCl एक ही पोलर बॉन्ड है, इस वजह से इसका HCl का अमोनिया के रिवर्स रेस्पेक्ट अमोनिया कम है। अगर इंडिविजुअल बॉन्ड का देखेंगे तो HCl का ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, HBr का 0. देखिए कंटिन्यूसली जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है।
अच्छा ये मॉलिक्यूल देखें 0 0 0 0, ये 0 क्यों होंगे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट मैयर है किसकी, पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर, पोलैरिटी और आयनिक कैरेक्टर। तो आए कुछ फैक्ट्स मालूम करते हैं। तो इसका क्योंकि गिवन नहीं है कि इसमें 2 बॉन्ड है, तो मेरे ख्याल में इसको इधर से हटा देते हैं। बाकी वाटर का अमोनिया से ज्यादा होगा, अमोनिया का HCl से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है, उसमें एक ही बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि भाई डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल, अगर आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज 0, कि जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं भले वो 2 एटम के हों, 4 के हों, 6 के हों, 8 के हों, उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास आयोडीन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इन सब का डायपोल मोमेंट म्याऊ इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि इन पे चार्ज 0 होती है। अब डायपोल मोमेंट किसके बराबर है, फार्मूला देखें, म्याऊ इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब इनकी चार्ज 0 है, तो चार्ज को बॉन्ड लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, जवाब 0 आएगा, ठीक है। तो ई जो है वो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड डिस्टेंस होता है कि बॉन्डेड एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, चार्ज पोलैरिटी कितनी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितनी है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत बेटा कि जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनका सबका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। एक और चीज, ऑल हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, all heteroatomic molecules do not have non-zero dipole moment, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे जो होमोएटॉमिक थे अगर उनका 0 है तो सारे हेट्रो का भी 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होगा। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का 0 भी होता है, नॉन जीरो भी होता है, दोनों होते हैं। यानी अगर देखें मॉलिक्यूल जो है, डिसाइड कैसे करोगे आप, पाथ कैसे फॉलो करोगे, मॉलिक्यूल अगर होमोएटॉमिक है, मॉलिक्यूल अगर होमोएटॉमिक है तो म्याऊ 0 ही होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा, म्यू जो है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है तो 2 टाइप हैं, अगर हेटेरोडायटॉमिक है, सिर्फ 2 एटम्स का बना हुआ, सिर्फ 2 एटम्स हैं, ठीक है, तो नॉन जीरो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी आपके पास HCl है, HBr है, CO है, NO है, HF है या HI है, ठीक है। ये हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर खाली 2 एटम्स के ही बने होंगे तो इनका डायपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। होमोएटॉमिक का हमेशा 0 होगा। अब पॉलीएटॉमिक है, अगर मॉलिक्यूल आपके पास हेटेरोएटॉमिक है, डिफरेंट एटम्स का, बट 2 से ज्यादा एटम्स का बना हुआ है, पॉलीएटॉमिक है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो फिर 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि 0 कहां होगा, नॉन जीरो कहां होगा, 0 कहां होगा, नॉन जीरो कहां होगा। तो हेटेरोएटॉमिक का जो डायपोल मोमेंट है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी द डायपोल मोमेंट ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर 2, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, ठीक है। नंबर तीसरी है नेसेसरी थिंग, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स, इंडिविजुअल बॉन्ड्स। ये बहुत नेसेसरी चीज है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा। यानी जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायपोल मोमेंट इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। अब ये जो सिंपल डायटोमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और जो होमोएटॉमिक है उसमें चार्ज नहीं, इस वजह से वो 0 होगा। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा और उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब इस फैक्टर को जरा एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई ये जो शेप होता है
शेप दो किस्म के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक रेगुलर, रेगुलर में तीन शेप आते हैं भाई, कौन सा? लीनियर, उसके बाद ट्राइगोनल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। इरेगुलर में भी दो शेप आते हैं जो हमारे सिलेबस, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इरेगुलर में भी दो आते हैं, कौन कौन से भाई? आपका पैरामाइडल, उसके बाद बेंट और एंगुलर। बेंट और एंगुलर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, या हमने क्या देखा कि ये जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका जो डायपोल मोमेंट है तीन चीजों पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसके बाद शेप, उसके बाद वेक्टर सम, ये तीन चीजें हमने देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखें तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर कैसे है कि भाई कोई ना कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज उठाएंगे, यानी मैग्नीट्यूड है। उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो का डायरेक्शन कहाँ है। जरूर, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। अब इस मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड पोलर हैं, इस मॉलिक्यूल के दोनों बॉन्ड पोलर हैं, पर इसका वेक्टर सम, अब देखें दो वेक्टर हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, जिनका वेक्टर सम जीरो होगा, और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब बॉन्ड एक जैसे हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वेक्टर सम जीरो होगा। तो ये मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड के होते हुए भी ये मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड्स के होते हुए भी क्या होगा? एज अ होल नॉन पोलर होगा। यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर, ये डायपोल मोमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल कौन कौन से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इथाइन हो गया, बेरिलियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। इन सब का डायपोल मोमेंट क्या होगा? लीनियर होगा। ये बात समझ रहे हैं बेटा? पहली बात समझ रहे हैं? पहली बात समझ रहे हैं? ये बात समझ रहे हैं? इसकी बात करें मुस्कान, बाद में दूसरी की आते हैं, आपकी फरमाइश पे बात पे आते हैं। अब बात करते हैं ट्राइगोनल की, BF3, BF3, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब ये एक ट्राइगोनल भी है और प्लेनर भी है, ट्राइगोनल भी है और प्लेनर भी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरान टू फ्लोरीन, फ्रॉम बोरान टू फ्लोरीन, फ्रॉम बोरान टू फ्लोरीन। अब ये एक मैथमेटिकल और फिजिक्स का रूल है कि इफ वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर लाइंग एट द सेम प्लेन, अब ये क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक ही प्लेन पे बोरान है, इस तरह से देखें, इधर बोरान, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, एक ही प्लेन पे तीनों है। यानी अगर आप इस तरह इधर से देखें तो बोरान, फ्लोरीन, 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 एक ही प्लेन पे। अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर सेम प्लेन पे होंगी, उनका भी वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा। इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस कैटेगरी में कौन आता है भाई? BF3 आता है, SO3 आता है, ठीक है, NCl3 आता है, सॉरी NCl3 नहीं आता, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। यानी जिसकी भी रेगुलर शेप होगा, लीनियर होगा, ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, विदाउट लोन पेयर, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अब आए टेट्राहेड्रल पे। टेट्राहेड्रल में भाई CCl4 हो गया, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है भाई, ऊपर वाले का ये जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट वाले का राइट वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो हमने देखा कि लीनियर मॉलिक्यूल का भी जीरो, हमने देखा ट्राइगोनल का भी जीरो, हमने देखा कि टेट्राहेड्रल का भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला राइट से कैंसिल हो जाएगा, अप वाला डाउन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से मॉलिक्यूल आएंगे? मीथेन आ गया आपका, CBr4 आ गया, सीलेन आ गया, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आ गया। उसके बाद आपका क्या आता है? ये सारे आ गया, ठीक है। पैरामेडल एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास, इरेगुलर शेप में, अमोनिया।
तो अमोनिया में क्या चीज है, इस तरह से अमोनिया ये है। तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है कि हाइड्रोजन ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने इस डायरेक्शन में, कोई भी किसी का वेक्टर जो है किसी से कैंसिल हो रहा है। अमोनिया के अंदर कोई भी वेक्टर किसी के अंदर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर होगा। ये क्या होगा आपका, सॉरी पोलर होगा, ठीक है। तो पैरामेडल शेप किसका, अमोनिया का। अमोनिया हो गया, NCl3 हो गया, PCl3 हो गया। तो ये सारे आपके क्या होंगे, इस कैटेगरी में आएंगे जिसका डायपोल मोमेंट नॉन पोलर होगा। अब बेंट और एंगुलर की बात करें वाटर की, तो वाटर में ये सीन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें किस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखिए कार्बन के पास अगर लोन पेयर होता तो ये मॉलिक्यूल बेंट होता, अगर ये बेंट होता तो फिर ये पोलर हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से बेंट है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, इसका भी नॉन जीरो होगा। अच्छा वो जो मुस्कान आप बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, उसको भी देख लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपको याद है तो इस शेप का होता है। आप खुद बताओ इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, व्हाट अबाउट दिस, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी बेंट मॉलिक्यूल है। लोन पेयर को आप कंसीडर नहीं करोगे शेप में, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है फ्रॉम सल्फर टू ऑक्सीजन, और ये दोनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होगा फिर, व्हाट अबाउट दिस वन, इसका तो म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी नॉन जीरो होगा। इसका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अभी मैं सरयाज को भेजता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते। तो टेस्ट के अंदर आपका ये चैप्टर और बोर थ्योरी से आगे आगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। बोर थ्योरी से आगे आगे सेकंड चैप्टर और ये चैप्टर, ये आपका टेस्ट का सिलेबस।